नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के टॉपिक के अंदर आशियाना आमरा सेक्टर 93 गुड़गांव की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के बारे में आपको कुछ सूचना जाहिर करनी है। ऐसी बिक्री हम लोगों ने पिछले साल फरीदाबाद के अंदर गोदरेज रिट्रीट प्लॉट के अंदर देखी थी, जहां माल चुटकियों के अंदर बिक गया था और उसका हमने एक वीडियो पब्लिश किया था। उसी प्रकार की बिक्री हम लोगों ने गुड़गांव क्षेत्र के अंदर महसूस करी है, जो आशियाना आमरा के अंदर हम लोगों ने करीब से देखा है। 8 तारीख की शाम को इनका रेरा आया था, 11 तारीख को रक्षाबंधन था, 12 तारीख को डीलर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम था कंपनी की साइट के ऊपर। अब कुल 13 और 14 तारीख के अंदर मात्र 2 दिन के अंदर अनुमान है कि कंपनी के पास 150 से 160 बुकिंग चेक्स लग चुके हैं। ये एक आशातीत सफलता है कि अभी प्रोजेक्ट पूरी तरीके से लॉन्च भी नहीं हो पाया। करीब-करीब काफ़ी हद तक कई सूचनाएँ अभी बाहर भी नहीं आई, लेकिन प्रोजेक्ट इतना तेज़ी से कैसा बिका? क्या ये हाइप है? क्या ये चीज़ लोगों ने देखी है या बुकिंग कराई है? क्यों लोगों ने इसमें अपना जोश दिखाया? इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार, बिंदुवार इसके ऊपर अपनी जो समझ है, उसके हिसाब से कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहले जो मेरे पास जो समझ में आया, आशियाना का एज़ ए ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। क्योंकि जो लोग आशियाना ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इनका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है। कोई लगभग 25 से 30 साल का पूरे पैन इंडिया बेसिस के ऊपर रहा है और सबसे बड़ी बात समझ में आई कि कस्टमर इनकी सबसे बड़ी पूँजी है। क्योंकि प्रायः ये देखने में आता है कि कस्टमर कहीं न कहीं किसी लेवल तक अपने एक बिल्डर के साथ नाराज़गी ज़ाहिर करता है। लेकिन आशियाना के अंदर हमने इसके बिल्कुल उलट देखा। ये इतना उलट था कि कस्टमर जो है अपने स्व विवेक के साथ, जोश के साथ, स्फूर्ति के साथ रेफरल सेल का काम हो रहा था। वो अपने रिश्तेदारों को या स्वयं के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि अभी तक गुड़गाँव क्षेत्र के अंदर आशियाना ग्रुप की कोई प्रेज़ेंस नहीं थी। इन्होंने उसके सैटेलाइट टाउन जैसे सोहना और भिवाड़ी के अंदर अपनी डिलीवरी करी। ये एक प्रमुख कारण था कि लोग-बागों को पता था, अपने नियर डियर फ्रेंड्स या जो लोग आशियाना के मौजूदा कस्टमर थे, वो लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। यहाँ एक और बात देखने में आई, जो ग्राहक के स्वाभाविक सवाल होते हैं, बिल्डर को लेकर, डिलीवरी को लेकर, प्राइस को लेकर, ये सब चीज़ें गौण थी, किसी ने पूछने की ज़हमत तक नहीं उठाई। केवल वो आए, सैंपल देखा और तुरंत हैंड टू हैंड बुकिंग का चेक उन्होंने देने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। इसके बाद दूसरा कारण जो मुझे प्रमुखता महसूस दिया, वो महसूस ये दिया कि कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले बहुत ज़्यादा वर्किंग करी है। क्या ग्राहक को चाहिए, उसको समझा और उसी प्रकार से उसने इसको लॉन्च किया। उदाहरण के तौर के ऊपर आज एक हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग नगरीय क्षेत्र उसमें रहते हैं, क्षेत्रवासी हैं, तो हमारे पास एक समस्या आती है कि न्यूक्लियर फैमिली अब रहने लगी हैं, परिवार के अंदर बुजुर्ग वगैरह कम रहते हैं, हस्बैंड वाइफ कपल दोनों वर्किंग होते हैं, घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं और प्राय सभी लोग अपने काम के अंदर बिज़ी होते हैं। अब जब छोटा बच्चा होता है घर के अंदर, साल से लेके और किसी भी एज ग्रुप का होता है, तो उसको जो है ना चाहते हुए भी एक टैब या एक मोबाइल थमा दिया जाता है कि बच्चे खाना खा ले या बच्चा यह एक्टिविटी कर ले। समय के अनुसार वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं और वहीं एक लॉकडाउन ने भी अपना एक बहुत बड़ा एक कहूँगा कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बच्चों के लिए बहुत खराब स्थिति उत्पन्न करी कि लॉकडाउन के अंदर जो माता-पिता देना भी नहीं चाह रहे थे टैब्स, उनको भी देना मजबूरी हो गया। अब देखते हैं कि स्कूल्स भी रीओपन हो गए हैं, पर बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम की लत लग चुकी है। क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, तो कंपनी ने इस बात को समझा और इसको एक किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट बनाया। किड सेंट्रिक से यहाँ कंपनी का अभिप्राय ये था कि प्रायः हम लोगों ने देखा कि सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर, चाहे वो कितने भी लग्ज़री हों, एक क्लब हाउस बना दिया जाता है। जब एक सर्टेन ऐज के बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको वहाँ से खेलने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब बच्चों के पास अपना कोई खेलने का पर्सनल स्पेस नहीं होता सिवाय घर के अंदर। घर में चाहते हुए, ना चाहते हुए वो भी अपने स्क्रीन टाइम के ऊपर ही टाइम व्यतीत करते हैं। यहाँ आशियाना ने एक चीज़ के ऊपर काम करा कि इन्होंने 27,000 स्क्वायर फीट का क्लब का प्रपोज़ल दिया। वो एक सेपरेट रहा कि एक सर्टेन एज ग्रुप पकड़ेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, ख़ास करके 3 साल से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए लर्निंग हब के लिए 6,000 स्क्वायर फीट का अलग से एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। जहाँ बच्चों को उनकी हॉबी के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कंपनी कहती है कि हम इनको लुक आफ्टर करेंगे।
इनकी हॉबीज से रिलेटेड में जो भी कोचेज़ होंगे, उसको हम अपने खर्चे पर देंगे। आशियाना जो बात करती है, उसका वैल्यू होती है, तो कस्टमर उस बात से कन्विंस है कि अगर ये बिल्डर बोल रहा है, तो इसमें संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसी के साथ इसमें दूसरा पहलू भी कंपनी ने चेक करा कि जो बच्चों का फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को अगर हमें ग्रूम करना है, तो वो हमारे लर्निंग हब के अंदर जाएँगे। जो उसके बाद बड़ी एज के बच्चे जाएँगे, जो जैसे कि क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन कोर्ट है, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाया जाएगा। साथ ही उनका रंग-रोगन भी उसी कलर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाएगा। कोच कंपनी अपने स्तर पर रखेगी और ताकि बच्चों की चिंता एक तरीके से फिज़िकल एक्टिविटी को लेके माता-पिता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी इस बात में सहमत होंगे, जो भी माता-पिता हैं आज की तारीख में इस एज ग्रुप के बच्चे के अंदर, कि जो बच्चों के अंदर ये लत लग चुकी है स्क्रीन टाइम को लेके, हम लोगों की कितनी चिंताएँ बढ़ चुकी हैं। दूसरा इसी के अंदर आता है कि कंपनी ने एक ज़रूरत और महसूस समझी कि प्रायः हम लोगों ने सभी को अपार्टमेंट्स दिए, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर होने के बावजूद भी कहीं न कहीं एक अपनी पर्सनल छत होने की कमी कहीं न कहीं सालती है। तो कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को इस हिसाब से डिज़ाइन करा कि टावर्स सभी को अलग-अलग रखा गया। एक टावर से दूसरे टावर की जो दूरी है, कम से कम 40 मीटर की रहेगी, जिसके नतीजा स्वरूप जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, हमारे सभी कॉर्नर यूनिट्स हो गए। अब इसको अपार्टमेंट की दूरी से एक विशेष लाभ और मिलता है, जिससे सनलाइट और एयर सर्कुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। साथ ही कंपनी ने एक बहुत बड़ा बदलाव करा। कंपनी ने बहुत सारी अपना एरिया फालतू की बालकनीज़ में वेस्ट नहीं किया। उन्होंने उस पूरे स्पेस को प्रत्येक अपार्टमेंट के साथ एक डेक साइज़ की बालकनी बनाई। डेक साइज़ बालकनी का मतलब यहाँ पर है 10 से 12 फुट की बालकनी बनाई, जो एक कमरे का साइज़ लगभग अख्तियार करती है। अब उसे कस्टमर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहे तो अपना वहाँ पर झूला लगा सकते हैं, योगा रूम बना सकते हैं, मल्टीपल एक्टिविटी के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कस्टमर ने भी इसको बहुत तेज़ी से सराहा, क्योंकि उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। लगे हुए आपस में चिपके हुए टावर से एक तरीके से कहीं न कहीं एक गलत फ़ीलिंग आती है, लेकिन कॉर्नर होने से एक अच्छा दूर का व्यू आता है। ये भी एक इसको बिक्री के अंदर कारण रहा। तीसरा, कंपनी ने कीमतों को काबू रखने के लिए एक काम और करा। कंपनी ने इसको स्टील प्लस 14 स्टोरी ही बनाने की रखने की चेष्टा करी, जिससे कि परिणाम स्वरूप, क्योंकि अगर उससे ऊपर कंस्ट्रक्शन जाती है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि रॉ मटेरियल को ऊपर पहुँचाने के अंदर उतनी ही एक्स्ट्रा लेबर और उतनी ही एक्स्ट्रा मशीनरी लगती है। इसी के साथ कंपनी ने लेआउट प्लान के अंदर भी कुछ चेंजेस करे, जो भी लोगों ने बहुत सराहे। जैसे किचन के साथ इन्होंने अटैच स्टोर रूम दिया है। उस स्टोर रूम को हम मल्टी यूज़ में ले सकते हैं। चाहे तो हम स्टोर रखें या पूजा रूम रखें, और या किचन का साइज़ बढ़ाएँ। इन्होंने किचन का साइज़ पहले से ही बढ़ा दिया है, लेकिन हम लोग अपना राशन को स्टोर करके रखने की आदत रहती है, तो उसके साथ अगर लगा हुआ स्टोर मिलता है, तो भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर अनुभव वो दे रहा है। दूसरा, इसके अंदर कम से कम लोडिंग रखा गया है, जिससे घर एक घर जैसा प्रतीत होता है। पिंजरे नहीं होता है कि लग्ज़री के नाम पे ठगी करी जाए, छोटे-छोटे कमरे बना के दिए जाएँ। एक खुला-डुल्ला घर दिखाई देता है। कॉर्नर होने की वजह से साफ स्वच्छ रोशनी घर के अंदर रहती है पूरे दिन। अगर हम लाइट बंद करते हैं सैंपल अपार्टमेंट की, तो भी हम पाएँगे कि पूरे घर के अंदर नेचुरल लाइट का आवागमन उसमें है। इस सब के अलावा कंपनी ने एक और चीज़ करी है कि किसी भी इसमें अपना फ्लोर प्लान के अंदर सर्वेंट रूम का प्रोविज़न नहीं रखा है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि छोटी फैमिली है, सर्वेंट रखने का कम चार्म होता है, तो जो वेस्टेज एरिया सर्वेंट रूम के अंदर जाता है, वो भी इन्होंने अपने कार्पेट एरिया के अंदर कंज़्यूम करा है, जिसका इम्पैक्ट इनके ड्राइंग, डाइनिंग और बाकी अदर हिस्से पे पड़ता है। परिणाम स्वरूप एक लोडिंग इनकी सबसे कम दिखाई देती है। ये कुल मिला के एक लेआउट प्लान, प्रोजेक्ट के कंसेप्शन और एक ब्रांड के बारे में इंडिकेट करता है, ये चीज़ें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी रखी, प्राइस पॉलिसी रखी, जिसे कहेंगे आक्रामक प्राइस पॉलिसी रखी। कंपनी ने बाजार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ प्राय दूसरे बिल्डर चूक करते हैं, वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख बुकिंग अमाउंट रखते हैं, यहाँ पर इन्होंने केवल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को बाजार के अंदर डाला। छोटी कैटेगरी के साथ 2 लाख रुपए, बीच वाली कैटेगरी के साथ 3 लाख रुपए और बड़ी कैटेगरी के साथ 4 लाख रुपए केवल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर लेने का कस्टमर को एक मौका प्रदान किया। अब इतनी
छोटी अमाउंट को देते हुए कस्टमर को ज़रा भी हिचक नहीं हुई कि कल को हमारा पैसा फँस जाएगा, कल को कोई तकलीफ़ होगी या हमें पैसे कहीं अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफ़र करना है। तो ये भी एक तब्दीली की तरफ से कंपनी की तरफ से आक्रामक पॉलिसी रखी गई। साथ ही कंपनी ने जब ये पहला फ़ेज़ निकाला, तो कंपनी के कुल मैं बताना चाहूँगा 5 फ़ेज़ आने हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर 224 यूनिट आनी है। तो कंपनी ने इंट्रोडक्टरी प्राइस के ऊपर बेहद लोअर स्तर के ऊपर अगर कहूँ प्राइस के टर्म में एक इंट्रोडक्टरी ऑफ़र प्राइस निकाला, जो लगभग अगर मैं सुपर एरिया के बारे में बात करता हूँ, तो कहीं न कहीं 6,200 6,300 रुपए स्क्वायर फीट के आस-पास ऑल इंक्लूसिव आता है। जैसा मैंने अपने विगत वीडियो के पीछे बताया था, जिसमें मैंने 9 प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च होने वाले हैं, उसके अंदर इशारा-इशारा में इंडिकेट किया था कि न्यू गुड़गाँव के अंदर 3 प्रोजेक्ट पे सबकी विशेष निगाहें रहेंगी। उसमें से ये एक प्रोजेक्ट को भी मैंने उस समय हाइलाइट करा था कि 93 सेक्टर के अंदर आने वाला प्रोजेक्ट, ये बाज़ार के अंदर काफ़ी तेज़ी से बिकेगा। और यही कारण है कि 2 दिन के अंदर अब प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी कहीं न कहीं अपना 150-160 चेक रिसीव कर चुकी है। आज 15 अगस्त, क्योंकि पूरे दिन वर्किंग ख़त्म है, तो भी चेक उनके पास पीछे चल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्राइडे तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। मेरी कल शाम चर्चा हुई थी कंपनी के ऑफ़िसर से इस बात को लेकर कि क्या हमें अब काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें अब उम्मीद नहीं लगती। 224 फ्लैट कुल हैं और 150-160 चेक आ चुके हैं और इस 1 दिन के अंदर आ जाएगा, तो हम आगे क्या करें? तो कंपनी ने एक इशारे में बात करी थी कि अगर फ्लो बना हुआ है कस्टमर्स का, तो हम फ़ेज़ 2 भी लॉन्च करने से परहेज़ नहीं करेंगे। पहले 224 फ्लैट के अगेंस्ट में हम 300 चेक लेने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि कई लोगों को मनपसंद अलॉटमेंट नहीं मिलेगी या उनको किसी कारण से पसंद नहीं आएगा, तो हमारा फ़ेज़ 1 सोल्ड आउट अगले 5 से 6 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो अभी हमारे पास 150 चेक का स्कोप बचा हुआ है और अगर फिर भी चेक बढ़ते हैं, तो हम चेक को वापस नहीं करेंगे, फ़ेज़ 2 के अंदर भी 2 या 3 टावर को खोल देंगे। तो जो लोग किसी कारण से 15-16 अगस्त के चक्कर में अपने घर से अपने रिश्तेदारों के पास या किसी आउटिंग के लिए गए हैं, वो समय नष्ट ना करते हुए सबसे पहले इसके ऊपर तुरंत गति से काम करें और प्रोजेक्ट को देखें, समझें और तुरंत अपना डिसीज़न लेने के उसमें हाँ या ना की स्थिति में आएँ। इसके बाद आते हैं चौथा जो पॉइंट रहा कि कंपनी ने जब प्रोजेक्ट को लॉन्च करा था, उसने सभी अप्रूवल्स लिए, सभी बैंक अप्रूवल्स को वो लेके चल रहे हैं, रेरा के अप्रूवल्स आ गए हैं। साइमल्टेनियसली इन्होंने अपना सैंपल फ्लाइट भी तैयार कर दिया। कस्टमर को किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ इस बारे में पूछने का और समझने का नहीं रहा। इन्होंने अपनी छवि के अनुरूप पूरा का पूरा काम एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ दिया। कस्टमर आए, सीधा देखा, कागज़ों को देखा, चीज़ों को समझा, सैंपल देखते ही तुरंत उन्हें समझ में आ गया कि ये इसके अंदर हमारा घर होना चाहिए। उन्होंने मौके पे ही डिसीज़न लिया, क्योंकि चेक का अमाउंट बहुत छोटा था, तो उनको देने में बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई। ये कुछ कुल मिला के 4 मुख्य कारण रहे जो एक आशियाना आमरा को सक्सेसफुल बनाकर चले गए। अब ये प्रोजेक्ट बिक गए हैं और अभी जो चूक कर गए हैं, जो किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, उनसे अनुरोध है कि बहुत जल्दी आएँ और इसके बारे में फैसला करें। साथ ही अगर फिर भी वो किसी प्रकार का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 5 या 6 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप देखें डीएलएफ के फ्लोर्स आ रहे हैं, दीनदयाल जन आवास योजना वाले फ्लोर्स, वो भी 18 या 20 तारीख के अंदर लॉन्च हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट भी बहुत तेज़ी से हाथों हाथ बिकेगा। तो इनडायरेक्ट इशारा कर रहा हूँ, जो आमरा अगर हाई राइज़ में नहीं जाना चाह रहे हैं और लो राइज़ में जाना चाह रहे हैं, तो वो डीएलएफ का चेक अपना देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएफ के साथ भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी कि उसमें एडवांस चेक अगर आप देकर रखेंगे, तो ही आपकी बुकिंग मान के चलिए कि उसके लगने की कुछ प्रतिशत चांसेस होंगे। मैं आज का अध्याय यहीं समाप्त करता हूँ। कोई भी आपको सूचना चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, किसी प्रकार से आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मैं अपना संपर्क नंबर देता हूँ, जो है 9899124305। धन्यवाद।